हमारे साथ हैं अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा साहब। प्रकाश जी, अमिताभ जी पे जाने से पहले, ये सत्याग्रह में सत्याग्रह होता किस लिए? बदलाव के लिए। जो सिस्टम है उससे प्रताड़ित हैं लोग, और एक आवाज़ जब कई आवाज़ों में परिवर्तित हो जाती है और लोग जुट जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इस सिस्टम का, इस प्रचलन का बदलाव होना चाहिए, और उसके लिए लोग सत्याग्रह करते हैं। अमिताभ जी, जब व्यवस्था परिवर्तन की लोग बात करते हैं तो अब आम आदमी को भी शक होने लगता है ये सत्ता परिवर्तन की असल में बात करते हैं। सत्ता बदलती रहती है, व्यवस्था वही रहती है। ये निराशा क्या जायज़ है? यदि आप फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सत्याग्रह है वो एक छोटा सा अंश है इस फिल्म का। कहानी कुछ और है। एक पिता की कहानी है जो अपने पुत्र को खो चुका है, एक पुत्र की कहानी है जो एक पिता को खोज रहा है। उसकी विचारधारा अलग है बेटे की, पिता की विचारधारा अलग है। कैसे ये दोनों विचारधाराएं एक जगह जा कर के मिलती हैं और किस तरह से ये एक आंदोलन होता है। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या परिवर्तन हो रहा है या हो सकता है या होने वाला है, ये तो अब समय ही बताएगा। और प्रकाश झा जो कि एक निर्माता निर्देशक के तौर पर ये फिल्म बना रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या भावनाएं थी, क्या सोच था उनके मन में, उसको समेट करके इन्होंने एक पटकथा लिखी कि उनके नज़रिए से ये क्या एक दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा है। उसको बना करके हम लोग सब उसमें सम्मिलित हुए और उसको बनाया। अब ऐसा मान लेना कि ये फिल्म की वजह से ही परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा तो शायद संभव ना हो ना। फिल्म की लेकिन वजह से, हाँ। अगर फिल्मों से कुछ प्रभाव लोगों को मिलता है तो उससे हम खुश होते हैं। फिल्म की वजह से ना सही, लेकिन वैसे जो परिवर्तन की बातें हम सुनते हैं या परिवर्तन की मांग हम सुनते हैं, उसमें लोग आवाज़ व्यवस्था परिवर्तन की उठाते हैं, लेकिन उनके पीछे ध्येय उनका सत्ता परिवर्तन सा लगता है। ये शक आम आदमी की नज़र में जाता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जी से ही मैं सीखता रहता हूँ कि कुछ इसमें बदलाव आ रहा है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अभी हाल ही में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो निर्भय को लेकर के हुआ हो, चाहे वो और भी जगह पर हुआ हो, वहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी जो थी या उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसने उससे प्रभावित होकर के उन्हें नहीं किया। इन्होंने अपने आप, उनको लगा कि ये सही नहीं है, इसके खिलाफ करना हमारा एक हक बनता है, और उसके करने के बाद उनको सफलता भी प्राप्त हुई। चाहे वो गैंगरेप के बाद विमेंस जो सेफ्टी बिल पास हुआ और बहुत सी चीज़ें भी। तो कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता जो है, ये आज की जो नौजवान पीढ़ी इसमें अब दर्शाई जा रही है, दिख रही है, और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ये पूरी तरह से सबके सामने आ जाए। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि जो ये 90 के बाद की पैदा हुई पीढ़ी है, जो पूरी तरह से कहीं की लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में पैदा हुई और आई और बढ़ी, और इसके सामने बहुत सारे मौके मिले, अपने आप पर अवलंबित है ये, और सरकार को माई बाप नहीं समझती है, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जनरेशन है। बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख करके, और माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा करके इनको तैयार किया है, और बहुत बड़ी आबादी है इस देश में। जो 35 साल से कम की उम्र के जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी फोर्स है ये। और ये अब आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो आज ये किसी विषय को लेकर के, किसी कॉज को लेकर के खड़े हो जाते हैं, कैंडल मार्चेस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जैसा आपने देखा कि निर्भया कांड के समय में बहुत इतने हुजूम में जब इकट्ठा हुए, कल ये अगर अपने एंगर को एक क्रांति में बदलें या पॉलिटिकली इंगेज्ड हों, अंदर से लड़ाई शुरू करें, जो कि लगता है कि हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ व्यवस्था ही परिवर्तित नहीं होगी, लगभग पूरा चलन परिवर्तित हो जाएगा। और ये समय लग सकता है इसमें, लेकिन एक आसार जो और उम्मीद जो है वो अच्छे दिख रहे हैं। ये एक 70 का दशक था अमिताभ जी, जब ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है कि वो एंग्री यंग मैन का रोल इसलिए निकला क्योंकि वो एक निराशा सी फिर उस वक्त भी छा गई थी। 25-30 साल हो गए थे आज़ादी को,
और एक पीढ़ी बड़ी हो गई थी, अब 60 साल हो गए हैं, फिर एक दूसरी तरह की निराशा जो है वो दिख रही है। क्या अब ये एंग्री ओल्ड मैन का वक्त है? अब ये तो दोनों चीज़ों को जोड़ना बड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये जो लोग सोच विचार करते हैं, जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सोचते हैं देश के बारे में क्या हो रहा है, उसको बहुत गहराई से देखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उसका प्रचार हो, और अगर फिल्मों के द्वारा वो हो सकता है तो एक किरदार खड़ा होता है, और फिर जब वो देखते हैं कि वो प्रचलित हो गया वो किरदार, तो कहीं ना कहीं उनको एक सांत्वना मिलती है कि जो उनकी सोच थी वो सही थी। इसी तरह आज के युग में, जैसा कि प्रकाश जी ने अभी बताया, इनकी विचारधारा ऐसी है कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है हमारे भारतवर्ष में, वो अब इस तरह की सोच अब ला रही है कि हम स्वयं ही इसको बदलने की कोशिश करेंगे, या स्वयं बिना किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के आगे खड़े होंगे। हो सकता है कि ये दशक भी उस ज़माने के हो जो जैसे कि पहला वाला दशक हुआ था। तो ये तो देखने की बात है और समय समय की बात है। फिल्मों का काम है एक फिल्म को आगे रखना, यदि वो प्रभावित करे या ना करे ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन दौर से तो प्रभावित होती है फिल्म भी? ज़रूर, निश्चित रूप से। ये आपका कैरेक्टर, जो ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया, अन्ना हजारे से इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, ना उस मूवमेंट से? ना, नहीं, हमारी कहानी है ही नहीं। वो कहानी नहीं है। उस मूवमेंट की कहानी है ही नहीं, ये अलग कहानी है अपने आप में। मुकम्मल इमोशनली कंप्लीट सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग तरह के। एक जर्नलिस्ट यास्मीन का कैरेक्टर जो करीना कर रही हैं, या पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है जो मनोज बाजपेयी कर रहे हैं, या एक रेबल राउजर का कैरेक्टर है जो अर्जुन रामपाल कर रहे हैं, ये सभी पात्र एक कॉमन सी क्राइसिस के इर्द गिर्द बुने जाते हैं, और ये क्राइसिस बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाती है, जिसमें जो अन्ना है हमारे फिल्म में, दादू हैं इनका नाम, तो वो सबके एक अगुवाई करने को अपना एक व्यक्तिगत निर्णय रहता है, किसी ऐसे कोई बहुत व्यक्तिगत निर्णय रहता है। और वो फिल्म में आपको नजर आएगा कि एक औरत आकर के झाड़ देती है और कह देती है कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये अन्ना की कहानी है ही नहीं। अमिताभ जी, निजी तौर पर आपको जब क्रोध आता है तो आप उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं? शांत हो जाते हैं। क्रोध बहुत कम आता है मुझे। तो आप फिर बहुत ही अच्छे एक्टर। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय अपने लेखकों को कि वो मेरे लिए ऐसे दृश्य लिखते हैं जहाँ पर क्रोध व्यक्त करना हो, तो दिल के अंदर जितना भी क्रोध होता है, जितनी भड़ास होती है, वो उस समय निकल आती है। लेकिन नहीं, क्रोध मैं अपने अंदर ज़्यादा रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि क्रोध को अंदर दबा के रखिएगा तो आपका शरीर जो है वो ख़राब होगा। शांत हो जाते हैं। गुस्सा भी कभी आता है सर को, तो हमने देखा है कि कोई ऐसी अन्यमनस्क बात हो गई हो तो शांत हो जाते हैं। क्रोध करने से ऐसा सुना है कि शरीर जो है वो ख़राब होता है, और शरीर को खून जलता है। हाँ, शांत रखने के लिए वो ज़्यादा आसान है और उससे शक्ति भी ज़्यादा मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। और फिल्मी करियर में ये जो पड़ाव है, इस पड़ाव में आप सब कुछ तो आपको मिल चुका है जो कोई चाहत रखता है एक एक्टर के तौर पे। अब आप क्या चाहते हैं इस करियर से? एक कलाकार की हैसियत से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और कभी होना भी नहीं चाहूँगा। कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपने नहीं किया आपको लगता है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई एक निर्देशक आएगा मेरे सामने और मुझे एक चुनौती देगा। नहीं, संतुष्ट होना मेरे लिए जहर की तरह है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कलाकार जब संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो उसका देहांत हो जाता है, पैकअप हो गया। जी, संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करता रहना चाहिए कि इससे भी और आगे अच्छा कर सकूँ या नहीं। आपकी चोटी पर पहुंचने के बाद भी 2 पीढ़ियां आ गई अब फिल्म एक्टर्स की, बड़े स्टार्स की। किसमें आपको कौन सी अपनी झलक दिखती है, क्योंकि सब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं? ये तो आप ये समझ के बैठे हैं कि मैं अपने आप को चोटी का कलाकार समझता हूँ और इस योग्य समझता हूँ कि मेरी झलक जो है दूसरों में जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं।
मैंने अपने आप को एक आम कलाकार माना है, और जितने भी नई पीढ़ी के कलाकार हैं वो सब अपने आप में बहुत सक्षम हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, और पहुँचना भी चाहिए। हर पीढ़ी के साथ ये बदलाव होगा, नौजवान पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ेगी, और जो पुरानी पीढ़ी है उसको कुछ कदम पीछे जाना पड़ेगा। ये संसार का एक रवैया है, प्रकृति है। हाँ, ये तो प्रकृति है। एक बड़ा बदलाव जो आया है 70 के दशक से और खासकर 90 के दशक के बाद भी, वो मार्केटिंग का फिल्म की। जी। इस तरह से फिल्म पेश की जाती है कि आपने पहले 3 दिन में नहीं देखी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या तो आपको कुछ हो जाएगा या फिल्म को कुछ हो जाएगा, इसलिए दौड़िए और पकड़िए, उसे 3 दिनों के अंदर ही देखिए। ये क्या सही है, या इससे फिल्म इंडस्ट्री को आगे मदद मिलेगी या नुकसान पहुंचेगा? अगर आप इसको केवल फिल्मों तक ही सीमित रखेंगे तो उसका नज़रिया अलग हो जाएगा, लेकिन आप अन्य व्यवसायों में भी देखिए ऐसा ही हो रहा है। कहाँ आपके पास मोबाइल था या आईपैड था या नेटवर्क कनेक्शन था, जहाँ देश के विश्व के किसी कोने में किसी सेकंड पर कुछ भी हो रहा हो वो आपको उसी समय यहाँ मिल जाए, तो आपका मन परिवर्तित हो जाएगा, आप उससे प्रभावित हो सकते हैं या उसके खिलाफत कर सकते हैं। इसी तरह फिल्मों में भी अब क्योंकि कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए। थिएटर बढ़ गए हैं, थिएटर के दाम बढ़ गए हैं, और जो कुछ भी उन्होंने पहले हम लोग जो 50 हफ्ते या 75 हफ्तों में कमाया करते थे, वह यदि वो 3 दिन में कमा लेते हैं तो क्या बुराई है? वो उस वक्त आपको हफ्ता दर हफ्ता पता चलता होगा कि अब फिल्म हिट हो रही है, अब बड़ी हिट हो गई। अब ये शुक्रवार से लेके शनिवार तक ही सब खेल हो जाता है। नहीं सर, शुक्रवार के 12 बजे शुक्रवार के 12 बजे पता चल जाता है। एक नजरिया बदल गया, और कुछ नहीं है। वो देखिए ना, व्यापक हो गया ना, जो अभी थैंक्स टू मल्टीप्लेक्सेस और जो जिस तरह से एग्जीबिशन का व्यापार बढ़ा है, और जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब क्या है कि आपको प्रिंटें भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक साथ सब स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। 3-4 हजार सिनेमाज में आप पिक्चर अपनी लगा देते हैं। तो नॉट ओनली टाइम कंडेंस हो गया है, थिएटर एक्सपैंड हो गया है। तो हो वही रहा है जो 6 महीने में होता था, वो 3 दिन मल्टीप्लाइड बाई 3000 थिएटर्स, तो उतना ही है, शोज उतने ही हो गए। पर पहले जैसे शोले तो पहले हफ्ते में चली ही नहीं थी। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद ठीक नहीं है, फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ती गई। जी हाँ, बहुत सी ऐसे फिल्में जो हैं वो शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला, फिर धीरे धीरे उनका प्रचार होता है, लोग बात करते हैं, देखते हैं, फिर उसके उन फिल्मों, उस तरह की फिल्मों के साथ नाइंसाफी नहीं है इस तरह का दौर? नहीं, ऐसा नहीं। उस तरह की फिल्में अभी आज भी हैं। आपको मैं फॉर एग्जांपल आपको बहुत सी जितनी भी अभी उड़ान जैसी पिक्चर आई थी, हाँ, उड़ान नहीं लगी, शुरुआत नहीं हुई, कुछ समझा नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कहानी का भी वही हाल था। ऐसी ऐसी फिल्में तो होती रहती है, आती रहती है, कंटेंट ड्रिवन होंगी, और कंटेंट अच्छा लगेगा लोगों को तो लोग बात करेंगे ही करेंगे, और फिर और लोग जाएंगे देखने। पहले शायद समय ज्यादा लगता था, अब कम समय लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन, ये मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, नेटवर्क है, और फिर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या महीने भर बाद वो आप ही के चैनल पर फिर वो देख लेते हैं मुफ्त में। आज का दिन, एक सवाल आपसे, कभी बचपन में कमी महसूस हुई कि कोई सगी बहन नहीं है रक्षाबंधन के दिन? नहीं, हमेशा हमारे परिवार में जितने भी हमारे जो व्यक्तिगत परिवार में हम 2 भाई हैं, तो उस समय तो बहन थी नहीं, लेकिन हमेशा उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो मानती थी कि वो बहनें हैं, वो आकर के राखी बांधती थी। और फिर फिल्म स्टार के तौर पे तो आप ऐसे फिल्म स्टार बनने की कोई भाई तो कोई लड़की नहीं बनाना चाह रही होगी आपको? नहीं, सबसे ज़्यादा राखी मेरे पास ही आती है। 70 का दशक, और हम आज के दशक की बात करें, खासकर सत्याग्रह को लेकर। सत्याग्रह अपने आप में जो शब्द है वो महात्मा गांधी की याद दिलाता, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ। लेकिन उनका सत्याग्रह जो था वो अंग्रेज, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन वो असल में समाज की अपनी कुरीतियों और हम कैसे एक हो सकें उसकी तरफ था। अब क्या सत्याग्रह के मायने बदल गए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सत्याग्रह के मायने वही हैं।
सत्याग्रह के पर्पस बदल सकते हैं, किस वजह से सत्याग्रह किया जा रहा है, किस लिए सत्याग्रह किया जा रहा है। गांधी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गांधी जी की आत्मतुष्टि, गांधी जी की सबको जोड़ने की भावना, गांधी जी की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के, गांधी जी के पॉलिटिकल विजन के तौर पे सत्याग्रह बहुत तरह से वो इस्तेमाल करते थे। बात बात पे खाना पीना छोड़ देते थे वो उनका कई तरह से सत्याग्रह चलता था। आज क्या हो गया, हम उस भावना को लेते हैं, सत्याग्रह की भावना को लेते हैं, और जब हम एक तरह से जुट करके और एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये प्रोटेस्ट किस लिए है? बदलाव के लिए है कि आप फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे हो, आप बदलो। क्योंकि ये जो रूलिंग क्लास है या गवर्नमेंट है, ये कट गया है आम लोगों से, आम लोगों की भावना से या यंग लोगों की भावना से, ज़रूरतों से कट गया है। अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाता है, अपने हिसाब से वोट की राजनीति करता रहता है। तो वोट की राजनीति में क्या गलत है? वोट के जरिए ही तो पता चलेगा कि जनता ने उसे सही माना या नहीं माना। आप परफॉर्मेंस करें और जीत लें वोट और लोगों का दिल, और आप पैसे फेंकें और जीत लें लोगों का दिल, दोनों में तो फर्क होता ही है। लेकिन क्या सभी पैसे फेंक के जीत रहे हैं दिल? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जब जिस वोट की राजनीति की बात की, तो चाहे वो कास्ट फैक्टर पे हो, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो किसी तरह के फायदे की वजह से हो, तो वो तो सही नहीं है। और इसमें डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल नहीं होता है, नंबर्स गेम हो जाता है, जो अपने यहाँ है। एक अनइक्वल सोसाइटी है, आप एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करती रहती है, एक डायनामिक्स है। लेकिन ये चीज़ें जब एक सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी की जात नहीं, किसी का कास्ट नहीं, सब एक जैसे हैं, सबकी भावना एक जैसी है, तो वो आवाज़ें जब जुड़ती हैं तो मुझे लगता है कि यार कुछ अनहोनी हो रही है। ये बढ़िया माध्यम निकला, इसमें किसी नेता को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी आइडियोलॉजिस्ट को कहने की ज़रूरत नहीं है, या खुद कमी महसूस करके ये वर्ग अपने आप में जुट रहा है और खड़ा हो रहा है, किसी वजह से बोल रहा है, आज ये बोल रहा है, कल वो बोलेगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और सत्याग्रह भी जो है वो इस यंग इंडिया के साथ में एक संवाद है। ये संवाद आपने भी अपने ब्लॉग के जरिए शुरू किया, आपका अनुभव कैसा रहा है ये ऑडियंस से इस तरह का डायरेक्ट संवाद? मैं तो इसे बहुत अच्छा समझता हूँ। कई बार हम लोग जिस हम व्यवसाय में हैं, अपने घरों के अंदर या अपने वातावरण के अंदर बंद रहते हैं, कोई अनुमान नहीं होता कि बाहर की जनता हमारे बारे में क्या सोचती भी है या नहीं। और ये एक ऐसा माध्यम हमें मिल गया जिससे हम व्यक्तिगत तौर पर आमने सामने इस तरह बैठ करके उनसे बात कर सकते हैं तुरंत। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हम कभी सोचते थे कि ऐसा है, वैसा नहीं है। जो हम सोचते थे कि नहीं है, वैसा है भी। कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत से लोगों की विचारधाराएं जो मैं कभी व्यक्त करता हूँ, उस पर टिप्पणी होती है, उस पर बहस होती है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, वो लिखते भी हैं। कभी कभी अनाप शनाप शब्द भी लिखे जाते हैं। लेकिन उन सबको सहने का धैर्य होना चाहिए अगर आप इस माध्यम में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी जो है वो स्पष्ट, साफ सुथरा, सीधा नहीं होता है। हर एक के अंदर कमियां होती हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, सब में होती हैं। लेकिन उनको जानने के लिए यदि कोई एक ऐसा माध्यम मिल जाए तो वो मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। और मैं उनके साथ प्रतिदिन संपर्क में रहूं, ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये एक अलग से एक परिवार बन गया है मेरे लिए, जिनके साथ मैं अपनी बात उनको कह सकता हूँ, वो अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। और इसी तरह ये परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो वो लिखते हैं, जो वो फीडबैक देते हैं, उससे आपके क्या व्यवहार में कुछ फ़र्क पड़ता है? कई बार ऐसी चीज़ें मैंने व्यक्त की हैं या लिखी हैं और उस पर उनकी टिप्पणी हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमें लगा कि आपने सही नहीं किया, तो मैं उसको समझता हूँ और उसमें परिवर्तन करने का। कोई उदाहरण जो आपको याद आता हो? अभी तुरंत तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी बात हो, मान लीजिए मैंने कोई फिल्म देखी हो और उसकी प्रशंसा कर दी हो,
और वजह लिख दी हो कि किस वजह से मैंने उसकी प्रशंसा की, तो वो अपनी धारणा उस पर डालेंगे, कहेंगे कि ये आपने लिखा था, इससे हम सहमत नहीं हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और कई बार जो वो बात उछालते हैं वो हमको बाहर से सुनने में नहीं आती, उनके माध्यम से पता चलता है, अरे हमने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो ये सोच रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें कई बार आती हैं सामने। अंत में अमिताभ जी, आज का दिन इत्तेफाकन आपके मित्र राजीव गांधी का जन्मतिथि भी है, कोई ऐसी स्मृति उनकी जो आज के दिन याद आती हो आपको? मित्र हैं और हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और यादें तो बहुत सारी हैं, बहुत बहुत समय लगेगा उसका बयान करने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब। और प्रकाश झा जी, फिल्म सत्याग्रह के लिए हमारे साथ थे अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा।